अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड टीकाकरण से मृत्यु दर और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि महामारी की तीसरी लहर के दौरान कोविड टीकाकरण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मांडविया ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार वैक्सीन लेने वाले 99% से अधिक लोग सुरक्षित थे। 15 साल से कम के बच्चों को टीका लगाने के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की सलाह लेने के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में इस समय प्रमुख वेरिएंट है। हालांकि देश में कोविड के मामलों में पिछले महीने की 21 तारीख से लगातार कमी देखी जा रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 170 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 53,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर 96.7% है। पिछले 24 घंटे में 1,72,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से अब तक 4,10,12,869 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 71,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दैनिक दर 4.54% है, जबकि साप्ताहिक दर 7.57% है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 1,217 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक देश में 74 करोड़ 46 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 15,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन को संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। MMPSY के तहत MMPSY पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के अनुसार स्वयं घोषणा के आधार पर 2019-20 और 2020-21 के दौरान 8,70,538 परिवारों को 270 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी की गई। ये जो हमने परिवार पहचान पत्र शुरू किया है, उसकी जो बाद में सुविधाएं उसके आधार पर जनता को दी जा रही हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें और उनका जो प्रीमियम है, गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की गई। इस विधेयक को अब विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा। इसलिए इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है, जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा शादी के लिए प्रभावित करता है, जो इसे अपराध बनाता है। अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है, लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी ज़बरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में शाहबाद चीनी मिल को 60 के LPD एथनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए 8 करोड़ 92 लाख रुपए का सर्वाधिक ऋण स्वीकृत करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने शाहबाद चीनी मिल में 60 के LPD एथनॉल प्लांट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है ताकि सत्याग्रहियों को शामिल किया जा सके जो जेल में बंद हुए थे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब के मतदाताओं से वर्चुअल रैली द्वारा संपर्क साधा। रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के दरपेश समस्याओं के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब के एक स्थिर और प्रगतिशील सरकार की आवश्यकता है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए के पास दृष्टि, रोड मैप और काम करने का अनुभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य बिना किसी समस्या के नए पंजाब का निर्माण करना है। उन्होंने राज्य के सर्वपक्षीय विकास और समाज के सभी वर्गों विशेष तौर पर किसानों और उद्योगपतियों के विकास पर बल दिया। पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ रहे किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव इकरारनामा के नाम से 25 नुकाती चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है। चंडीगढ़ में मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों को फल, सब्जी समेत हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वायदा किया। उन्होंने सभी सड़कों को टोल फ्री करने तथा हुसैनीवाला और बागा सीमा के जरिए पाकिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार को शुरू करवाने की भी बात कही। चुनाव घोषणा पत्र में बड़े उद्योगों को बढ़ावा न देकर छोटे उद्योगों द्वारा पंजाब के विकास पर बल दिया ताकि रोजगार बढ़े। हर किसान की आमदन 25,000 रुपये प्रति महीना करने का वायदा किया गया। मोर्चा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य में चल रहे कथित माफिया को खत्म करने का भी वायदा किया। विभिन्न सिख जत्थेबंदियों के एक डेलीगेशन में आज फगवाड़ा में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से देश की विभिन्न जेलों में बंद सिखों की रिहाई के संबंध में बातचीत की। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ है कि ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ हल करनगे। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तुरंत बात की और उनका ध्यान दिलाया। उन्होंने सिख जत्थेबंदियों द्वारा की गई अपील का विवरण दिया। की रिहाई के विषय को लेकर के आदरणीय सांपला साहब के साथ में विभिन्न सिख संगठनों के बंधुओं के साथ में चर्चा हुई है और उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया इस प्रतिवेदन के विषय में मैंने माननीय गृह मंत्री जी से भी बात की है और सरकार से विभिन्न स्तरों पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही इसके बारे में कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय होगा। बातचीत के बाद शेखावत ने आश्वासन दिया कि सिख जत्थेबंदियों द्वारा उठाई गई मांग पर जल्दी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा देते हुए बताया कि यह सभी योजनाएं लोक भलाई के लिए हैं और सभी लोगों को इनसे लाभ पहुंच रहा है। आज चंडीगढ़ में पत्रवार्ता के दौरान उन्होंने विभिन्न समय पर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कुछ ऐसे फैसलों की बातचीत की जिसका लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लोग उनकी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए सही फैसला लेंगे। पंजाब के मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने दोहराया कि राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करवाने के लिए निर्धारित समय गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि अखबारों और टेलीविजन में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का ऐलान करने के लिए पहला इश्तिहार प्रकाशित करने की अंतिम तारीख 8 फरवरी 2022 को समाप्त हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और संबंधित राजनीतिक पार्टी के लिए 3 बार अखबारों और टेलीविजन में उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि का ऐलान करना जरूरी है और नामांकन वापस लेने के पहले 4 दिनों के अंदर पहला इश्तिहार प्रकाशित करना होगा। इसी दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग अलग इन्फोर्समेंट टीमों की तरफ से राज्य में से 7 फरवरी 2022 तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में 396 करोड़ 3 लाख रुपए की कीमत की वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1350 से अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 3616 व्यक्तियों की शनाख्त भी की गई है, जिनमें से 2965 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जबकि बाकियों पर भी जल्द मामला दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नजरिए से CRPC एक्ट की रोकथाम संबंधी धाराओं के अंतर्गत 1869 व्यक्तियों को काबू किया गया है। लंगर वाले बाबा के नाम से मशहूर जगदीश लाल आहूजा की पत्नी 74 वर्षीय निर्मला आहूजा को चंडीगढ़ प्रशासन ने पद्मश्री पुरस्कार सौंपा।
जगदीश लाल आहूजा को सेवा कार्यों के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया था, लेकिन खराब सेहत के चलते वह दिल्ली जाकर यह अवार्ड हासिल नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में अब चंडीगढ़ प्रशासन ने उनकी धर्मपत्नी को इस अवार्ड को सौंपा। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने उन्हें यह सम्मान दिया। जगदीश लाल आहूजा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए लंबे समय से पीजीआई के बाहर लंगर की सेवा चला रहे थे। 2 माह पहले ही उनका देहांत हुआ था। पत्नी निर्मला आहूजा भी उनके साथ इस सेवा कार्य में लंबे समय से जुड़ी हुई थी। उल्लेखनीय है कि पीजीआई के बाहर रोजाना सुबह 10:30 से 11 के बीच लंगर लगाया जा रहा है। इस सेवा कार्य में उनके वर्कर्स भी लगे रहते हैं। गिरीश ने कहा कि उनके पिता ने कभी भी इस सेवा कार्य के लिए किसी से चंदा नहीं लिया। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है, बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHE पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।